शुरू हो गया ना। हम्म, थोड़ी ऊपर से। ठीक है। तो बेटा मैं कुछ दिन तो आपका क्लास नहीं ले पाया। हम अपना चैप्टर सेकंड ही कर रहे हैं, भारतीय संविधान में अधिकार। और अधिकारों में भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 के अंदर पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे को मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। अब एक बार पहले हम रिवाइज करा लेते हैं कि मौलिक अधिकार अपने हैं कौन से। चलो, प्रियंका भी आज नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा मौलिक अधिकार है क्या और ये आए कहां से। ठीक है ना। और इसकी जरूरत क्या है। तो अगर आप ये जो चैप्टर 2 में भारतीय संविधान में अधिकार, अगर आपने बुक खरीद ली है तो आप शायद देख पाओगे, और नहीं तो फिर सुनिए आप, मैं थोड़ा सा बताता हूं कैसे अधिकारों की शुरुआत हुई। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसका कितना इंपॉर्टेंस है, और इसके इंपॉर्टेंस को समझोगे तो आपको पता लगेगा कि मौलिक अधिकार है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है ना। तो आपकी बुक में दो स्टोरी दी हुई है। एक 1982 के एशियाई गेम्स हुए थे दिल्ली के अंदर। मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं लूंगा, नहीं तो फिर हम चैप्टर के बारे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एशियाई गेम्स के होने के ड्यूरेशन में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था। सिंपल शब्दों में कहें तो हमें कुछ स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम बनाने थे, फ्लाईओवर्स, यानी कि दिल्ली को एक अच्छा स्पोर्ट्स के लायक बनाना था। और उसके लिए हमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने, ठेकेदार जो लोग होते हैं, उन्होंने कुछ मजदूरों को काम पे रखा। काम पे रखने तक तो बातें ठीक है, किसी को भी काम पे रखा जाता है। लेकिन आप सब जानते होंगे कि एक मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, कम से कम मजदूरी होती है जो हर एक नागरिक को, हर एक इंसान को दिया जाना चाहिए। तो जब देखा गया, ये फ्लाईओवर स्टेडियम का जब निर्माण हो रहा था, जो वहां पर काफी बड़ी संख्या में मिस्त्री और मजदूर काम कर रहे थे, उनको न्यूनतम मजदूरी जो बेसिक एक डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि इतना मजदूरी मिलना चाहिए, वो मजदूरी नहीं मिल रहा था। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक उनके मौलिक अधिकारों का वायलेशन है, हनन है। क्योंकि जो भी जो काम करता है उसको एक मिनिमम वेजेस एक्ट, जो देश में कानून है, उसके हिसाब से उसको मजदूरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप उसे एक कैसे काम करवा रहे हो, बंधुआ मजदूर जैसे काम करा रहे हो, और बेगार है। ये मौलिक अधिकारों को उल्लंघन है। तो इसके अंदर कुछ एक प्राइवेट एनजीओ ने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस डाला, और फिर बाद में उस केस के हिसाब से इनको मौलिक, मतलब जो बेसिक मजदूरी है वो देना तय हुआ। तो इसमें आपने बेसिकली आपने ये देखा कि इंसान भी जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति। अगर वो जागरूकता होती तो उनको, उनका जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको जितना मजदूरी मिल सकता है वो मांगते अपने कॉन्ट्रैक्टर से। लेकिन इंसानों के अंदर भी जागरूकता नहीं है, और जो देश के अंदर जो लोग जानते हैं मजदूरों का जो शोषण करता है, एक्सप्लोटेशन करते हैं, वो उनको उनका अधिकार नहीं देते। तो ये तो आपने देखा, बंधुआ मजदूरी या बेगार जिसको कहते हैं, कि बगैर आप पैसे दिए हुए काम करा लेना, और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से उनको मिल गया। सेकंड, एक और स्टोरी है, ये मचल लालूंग की है। ये
एक बच्चा है, फिर मैं शॉर्ट में ही कर देता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए इन 2 कहानी से क्या बताना चाहते हैं। ये मच्चल लालों, इन्होंने कहीं पर ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, कहने का मतलब मेंटली स्टेबल नहीं थे, और इन्होंने किसी को, अपने जानने वाले को, किसी को ग्रीवेंस इंजरी, बहुत सीरियस चोट पहुंचाई, और उसके कारण इसके ऊपर केस चला। और केस चलने लगा तो जब भी कभी किसी के ऊपर कोई केस चलता है, फिर उनका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप के ड्यूरेशन में ये पता लगा कि भाई ये तो मानसिक रूप से ही ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर क्या केस चलाओगे, ये अपना पक्ष ही नहीं रख पाएगा, इसने कोई अपराध किया या नहीं किया। अभी तो दूसरे लोग बोल रहे हैं या जिनके साथ अपराध हुआ वो बोल रहे हैं, लेकिन ये अपना पक्ष तो रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो मानसिक रूप से स्टेबल ही नहीं है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको मानसिक अस्पताल के अंदर भेज दिया गया। ये आसाम की कहानी है। और वो 23 साल की उम्र में भेजा गया था उसको, और कुछ दिनों बाद में उनकी तबीयत ठीक भी होगी 1967 में, और फिर 1996 में 2 बार अस्पताल की तरफ से ये बात रखी गई कि भाई उसकी तबीयत ठीक ठाक है, उसकी पूछताछ करो, और वो बेचारा इतने दिन से बंद है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब वो 77 वर्ष का हो गया, आप सोचिए, एक कोई उसने अपराध किया गया उसके द्वारा, 23 साल की उम्र में अपराध किया। नाउ ही इज 77 ईयर्स, 54 साल उसने जेल में काट दी, और उसके बाद में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई केस की। तो ये क्या दिखाता है कि किसी का भी, आप क्या देख रहे हो कि अपना कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, लिबर्टी नहीं है, उस इंसान को अपना पक्ष रखने के लिए नहीं दिया गया। ठीक है ना, कि भाई तू, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई इतने सालों तक। अगर सजा भी कोर्ट की तरफ से होती तो वो सजा इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो 54 साल तक जेल में सड़ता रहता। तो ये सभी क्या है, ये लोगों के जो अपने अधिकार है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो किस तरह से अधिकार हमारे देश में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने रखा कि भाई ऐसे तो शोषण होता रहेगा, क्यों ना कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए। और वो मौलिक अधिकार, वो अधिकारों की बात कर रहे हैं जो एक इंसान के जीने के लिए, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए जो जरूरी है, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, इंसान के सोशल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जो लोगों के मानसिक, शारीरिक और उनके सामाजिक विकास के लिए जो जरूरी है, वो मौलिक अधिकार हैं। तो ऐसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मौलिक अधिकार रखे, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो हर एक इंसान के जीने के लिए जरूरी है। तो उसी में सबसे पहले एक अधिकार आता है, समता का अधिकार। ठीक है ना, समता का अधिकार। आप वैसे, मैं आपको एक बार बता देता हूं सारे अधिकार, टोटल के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। ये भारत के आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर दिया है। पहला समता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार है, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अधिकारों के बारे में आपने सुना भी होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन डिटेल्स में पढ़ोगे जो कुछ चीजें आपने अभी तक नहीं पढ़ी। पहले मैं आपको सभी अधिकारों के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में एक एक के बारे में बता रहे हैं कि ये अधिकार कितने जरूरी हैं, और इस अधिकार के क्या, अधिकार हमारे एब्सोल्यूट है क्या, हम अधिकारों का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं, या कि इसके ऊपर कोई पाबंदी भी है। तो वो सारी चीजें बात करेंगे। तो पहला हो गया समता का अधिकार, जिसको आप राइट टू इक्वालिटी के नाम से बोलते हो इंग्लिश में। ठीक है। दूसरा हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार।
राइट टू फ्रीडम। मुझे नहीं पता कि आप में से कौन इंग्लिश मीडियम से है और कौन हिंदी मीडियम से। ये स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। और राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। और उसके बाद में है आपका सांस्कृतिक। ये सभी आपको दिखाई तो दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी देख पाओगे मेरे ख्याल। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये आप नोट करते जाइए बेटा, क्योंकि आपके पास होपफुली अभी बुक नहीं है। सांस्कृतिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स इसको बोलते हैं। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। और फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि ये सारे अधिकार तो है, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको ये सभी अधिकार दिए गए हैं और अगर इनको, आपके अधिकारों को प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, इसकी सुरक्षा, सपोज करो आपको मैंने बता दिया कि भाई आपको समानता का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, वहां पर परमानेंट सेटल हो सकते हो, सारी बातें तो बता दी आपको, ठीक है ना। आपका शोषण होता है तो फिर आपको किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर ये जो अधिकार हैं आपको नहीं मिले, आपके अधिकारों का वायलेशन हुआ, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू विल डू, ये पूरा का पूरा आपका लास्ट वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है कि आपको क्या करना होगा इस तरह की कंडीशन में, जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप क्या करोगे। देखो फिर भी थोड़ा बेटा आप साथ साथ में कुछ चीजें जानते रहिए। अब हम डिटेल में बात करेंगे समता का अधिकार के बारे में, डिटेल्स में बात करेंगे ये क्या है, ठीक है ना, एक एक अधिकार को लेके बात करेंगे। अरे समझ पा रहे हो बच्चों? अभी मैंने आपको आपके सारे मौलिक अधिकार जो हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में बताया। फर्स्ट आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, और सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और फिर आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब वो जो सबसे लास्ट में है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस केस में आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का इस्तेमाल करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मैं आप में से किसी का भी मैसेज नहीं देख पा रहा हूं कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, कितनी सुन पा रहे हो, या कितना समझ में आ रहा है, आप
कोई मैसेज करके बता नहीं रहे हो। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ रहे हैं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज भी आप तक आ रही होगी। अगर नहीं बताओगे तो फिर उम्मीद के ऊपर ही है, ठीक है ना? अब हम समता का अधिकार की बात करेंगे। क्या है समता का अधिकार, ठीक है ना? सबसे पहला अधिकार है आपका समता का अधिकार। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो ये आपके अनुच्छेद के अंदर दे रखा है, आर्टिकल 14 से लेकर, जैसे मैंने बताया ना, ये मौलिक अधिकार पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो ये अधिकार है, सबको एक सीक्वेंस दी गई है। तो समता के अधिकार अनुच्छेद, आपके अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक एक सीक्वेंस है इसकी। इसके अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है, कौन कौन सी समानता। तो पहली तो है कानून के समक्ष समानता। समता मतलब समानता। तो भाई किस तरह से समान है? तो ये आपको बोला जा रहा है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ठीक है ना? कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष, अरे मैसेज तो कर दो, तुम्हें सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कुछ बताओगे नहीं क्या बिल्कुल भी? चलो वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ बेटा कि हर नागरिक भारत के अंदर, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, सभी कानून के समक्ष समान है। यानी कि आपके पास प्रियंका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है? ओके, तो बता दो ना बेटा, मैंने कई बार आपको पूछ भी लिया था। तो कानून के समक्ष इक्वल बिफोर लॉ बोलेंगे इसको इंग्लिश में, इक्वल बिफोर लॉ। यानी कि कानून के समक्ष एवरीबॉडी इज इक्वल, देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी के साथ में किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब लोग कानून के समक्ष समान है, वेदर इट इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ए सिंपल कोई पीएन है। अगर इफ समवन कमिट क्राइम, कोई अपराध करता है, तो कानून उसको बराबर सजा देगा, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या एक आम नागरिक हो। सबके साथ में बराबर व्यवहार होगा। ये आर्टिकल 14 में कहा जाता है। मैंने कहा कि देखो, समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक आपके दे के रखा हुआ है। आर्टिकल, इसको हिंदी में अनुच्छेद बोल रहे हैं, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल 14 से 18 तक पूरा डिफाइन किया गया है कि समानता है क्या। तो आर्टिकल 14 में दे रखी है, कानून के समक्ष समानता की बात हो रही है, कानून के सामने इक्वलिटी, इक्वल बिफोर लॉ। तो इक्वल बिफोर लॉ में ये बोला गया है कि भाई देश में सब लोग बराबर होंगे, किसी के साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब और आगे इसको डिफाइन किया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड। आर्टिकल 15 क्या कहता है? ये तो 14 में दिया है कानून के समक्ष। आर्टिकल 15 कहता है कि आर्टिकल 15 अनुच्छेद 14 में आपको बता दिया इक्वल बिफोर लॉ, और अनुच्छेद 15 बोलता है कि भाई देयर विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ भी सभी नागरिक बराबर होंगे। किस बात पे भेदभाव नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ, सचिन तुम्हें भी क्लियर करूंगा, चिंता नहीं करना, सोचो कि इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया सर ने। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि भेदभाव हो सकता है किसी के साथ में,
लेकिन इन आधारों पर तो बिल्कुल होगा ही नहीं। यानी कि हर भारत के नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, ठीक है ना? तो उसके साथ में वो कहाँ पर उसका जन्म हुआ है, कौन से धर्म से संबंधित है, क्या कास्ट है, क्या सेक्स है उसका, मेल है, फीमेल है, इन आधारों पर किसी के साथ कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा भारत में। तो ये याद रखना है, इसमें लिखा है कि इन आधारों पर नहीं होगा। किस-किस के आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसका जन्म कहाँ हुआ है इस आधार पर, और वो मेल लड़का है या लड़की है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और कई सारे हम आगे बात करेंगे जिनके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया? आर्टिकल 15 बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 15 आर्टिकल ये कहता है कि इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। ठीक है ना? अब हम कानून के समक्ष समानता की बात करें। एक समानता बात की कि कानून के समक्ष सभी समान है। दूसरी समानता में आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी ये आधारों पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है? तो आर्टिकल 14 और 15 पढ़ लिया। हमने तो कहा कि ये आर्टिकल 18 तक कानून के समक्ष समानता के बारे में बात की हुई है। तो आगे क्या दे रखा है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, के समान अवसर मिलेंगे सरकारी रोजगार के अंदर। ये बोलता है आर्टिकल 14-15 हो चुका। आर्टिकल 16 कहता है कि भाई हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि रोजगार के सबको समान अवसर मिलने वाले हैं। यानी कि जो भी इस देश के नागरिक हैं, उनके साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएंगे। अगर क्वालिफिकेशन जो पूरी करते हैं, अगर क्वालिफिकेशन योग्यता जो पूरी करते हैं, तो उनको इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी की बात हो रही है। अब कोई प्राइवेट कंपनी की कोई और कंडीशन रख दे अलग बात है, लेकिन सरकारी नौकरी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। ठीक है ना? सबको बराबर इक्वली ट्रीट किया जाना है। ये बात क्लियर हो रहा है आपको बेटा? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि सरकारी जॉब के अंदर आपको ये मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार ये बोलता है आर्टिकल 16 कि समान अवसर मिलने वाले हैं। अब समान अवसर का मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे पास में +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है नहीं, उसके बावजूद भी मैं बोलना शुरू कर दूं कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं सबका इलाज करने वाला हूँ। तो ये इससे तो जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी सभी लोगों की। ऐसा हम मौका नहीं देंगे। इसका मतलब ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये हुआ कि आप मिनिमम स्टैंडर्ड जो रखा गया है किसी चीज के लिए, वो योग्यताएं अगर पूरी रखते हो तो आपको ये समानता की बात हो रही है। अगर आपके पास में मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है, मिनिमम एलिजिबिलिटी किसी इंजीनियरिंग करने के लिए आपको इंजीनियरिंग टेस्ट देना है, अगर वो इंजीनियरिंग टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं किए तो कैसे इंजीनियर बनोगे भाई? तो ये आप समझ गए समान अवसर का मतलब। समान अवसर सरकारी नौकरी में मिलेगा, लेकिन आपको उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी। ये बात क्लियर हो गया बेटा? अरे क्लियर हो गया? अरे बस सिर्फ प्रियंका को ही क्लियर हो रहा है, बाकी ये लोग 2-3 ऐसे ही बैठे हुए हैं क्या? अब आर्टिकल 17 को देख लेते हैं। 14, 15, 16 हो गया है अपना। 17 क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 17 कहता है कि देखो क्षमता के अधिकार की बात करें, समानता, तो एक आता है कि अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
ये आर्टिकल 17 में दे रखा है। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि हमारे देश के अंदर छुआछूत बिल्कुल नहीं होगी। अनटचेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हो? छुआछूत। छुआछूत का अंत कर दिया हमने। अब आज के आप कंटेक्स्ट में मत देखिए, पहले भारत के अंदर कई आधारों पर छुआछूत किया जाती थी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। गांव के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौलिक अधिकारों में ये कर दिया, ये समता का अधिकार में कर दिया कि अब इसके आगे देश आजाद होने के बाद में किसी के साथ में कोई छुआछूत नहीं किया जाएगा। अगर कोई कर रहा है, छुआछूत कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसके आर्टिकल 17 का वायलेशन कर रहा है। किसी भी लड़के के साथ, लड़की के साथ कोई छुआछूत वाली घटना होती है तो वो किस तरह का छुआछूत हो रहा है? ये हो रहा है उसके उसका राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है, समानता का अधिकार का वायलेशन हो रहा है। और समानता का अधिकार का वायलेशन है तो फिर वो आर्टिकल 17 का रेफरेंस लेते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और उसके केस की सुनवाई होगी। हम बाद में बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है ना? तो ये राइट टू अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का भी, छुआछूत का भी अंत कर दिया गया आर्टिकल 17 के अंदर। अब आर्टिकल 18 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 18 कहता है प्रोटेक्शन अबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे उपाधियों का अंत। समझोगे आप? मैं बताऊंगा अभी, देखो। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन मतलब खत्म कर देना। यानी कि अब भारत आजाद होने के बाद की बात है। आर्टिकल 18 ये कहता है कि आजाद भारत के अंदर अब ये उपाधियां नहीं होगी, कोई राजा नहीं होगा, कोई महाराजा नहीं होगा, ठीक है ना? सब लोग बराबर होंगे, सभी देश के नागरिक हैं, किसी को किसी तरह के स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे। देश में सब रह रहे हैं, सब बराबर हैं। कोई ये नहीं सोचे कि मैं राजघराने से हूं, महाराजा पटियाला हूं। तो ये सब समाप्त करने के पीछे भी यही है, ताकि देश के अंदर समानता बनी रहे। तो ये उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन इसमें एक बात लिखी गई है, मैं आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूं कि उपाधि, भाई देखो, अब कोई आर्मी के अंदर डॉक्टर बन गया, नहीं, आर्मी के अंदर कोई ऑफिसर है, मेजर है, ब्रिगेडियर है, ठीक है, जनरल है, क्या इसका हमको अंत कर देना चाहिए क्या? बोलो। या कोई अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाता है, क्या उसको हमें डॉक्टर लगाने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए क्या? बताइए आप। हमने समता के अधिकार में उपाधियों का अंत कर दिया है। आपके मौलिक अधिकार में दे दिया कि किसी के, सब लोग बराबर होंगे, किसी के पास में कोई उपाधि नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है, वो सारी उपाधियों का अंत किया है जो जन्म के आधार पर पहले मिलती थी। राजा का बेटा राजा बन जाता था, राजकुमार कहलाता था, प्रिंस कहलाता था, ठीक है ना? अब उनका अंत हो गया, ना कि जो आपने अर्न की अपनी मेहनत से। अब कोई बेचारा मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उसने अपनी मेरिट के बेसिस पे कंपटीशन एग्जाम को पास करके फिर वो डॉक्टर बना है, तो उसको हम डॉक्टर लिखने के लिए मना नहीं कर सकते कि भाई तुम डॉक्टर नहीं लिखोगे, उपाधियां खत्म हो चुकी है, इंडिया आजाद हो गया, अब किसी तरह की उपाधि नहीं मिलने वाली। नो, दैट इज द रॉन्ग। उसको डॉक्टर लिखा जाएगा,
सिमिलरली कोई आर्मी के अंदर कोई मेहनत करके ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बना है, ठीक है ना? तो उसकी उपाधि हम नहीं छीन लेंगे कि आप ब्रिगेडियर नहीं लगाओगे अपने नाम के सामने। क्यों नहीं लगाएगा भाई? ही हैज अर्नड विद हिज एफर्ट्स, अपने मेहनत करके उसने उपाधि कमाई है। यानी कि कौन सी उपाधियों का अंत हो गया प्रियंका? किस तरह की उपाधियों का अंत हो जाएगा यहाँ पर? शाबाश बताइए। अरे बोलो प्रियंका, मैं सुन पाऊंगा। सचिन। बोलोगे कि नहीं? प्रियंका चुप, बोलो। कोई नहीं बेटा, हम हैं ना, बैठे हुए हैं। बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? प्रियंका, उपाधियों का मतलब, अंत करने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो सारी उपाधियां जो बगैर मेहनत के, जो जन्म के आधार पर पहले एक राजा का लड़का राजा बन जाता था, राजकुमार कहलाता था, प्रिंसेस है, महारानी है, क्राउन है, वो सब भारत में नहीं चलेगा। ठीक है? वो सब अंत कर दिया गया है। इस तरह के टाइटल्स को खत्म कर दिया गया है। लेकिन कोई अपनी मेहनत से कोई डॉक्टर बनता है तो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाएगा। कोई मेहनत से आर्मी में ऑफिसर बनता है तो अपने आर्मी का वो रैंक लगाएगा। बात समझ में आ रही है प्रियंका? तो पहले बोल दिया करो बेटा, हमें नहीं पता लगे। तो ये आपको एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, क्या क्या कर लिया हमने। पहले बात की कानून के समक्ष समानता, कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, इक्वल बिफोर लॉ। दूसरा किया कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर उसके बाद में कहां पर नहीं होगा, ये भी याद रखना है भाई। धर्म पे, जाति के आधार पर कोई, आपके घर में आपका कोई एक कुआं है तो उस पर आप ऐसा कर सकते हो कि उस कुएं पे आने के लिए आप अपने ही कास्ट वालों को अलाउड करो, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस है उसकी बात हो रही है। पब्लिक प्लेसेस मतलब जो किसी एक इंसान का नहीं है। मान लो आपका, आपके गांव में पंचायत का कुआं है, आपके गांव में स्नान घर बनाया हुआ है पंचायत की तरफ से, तालाब है, शॉप्स है, होटल्स है, ऐसी जगहों के ऊपर जो सड़क है, रोड है, गवर्नमेंट ने रोड बनाया है, ऐसे जगह के ऊपर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बात समझ गए? कहां पर भेदभाव नहीं होगा? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर, लिंग मतलब सेक्स के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं होगा। कहां पर? होटल्स, कुआं, तालाब, स्नान घर, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी जो जगह हैं, उन पे नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर किसी एक इंडिविजुअल का खेत है तो वहां पे वो मना कर सकता है किसी को आने के लिए। नेक्स्ट किया था कि रोजगार के समान अवसर, सबको बराबर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। अब किसको नहीं दिए जाएंगे वो भी मैंने समझाया। फिर नेक्स्ट किया छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अभी हमारे देश में छुआछूत नहीं होगा। लास्ट में हमने बताया उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब जो जन्म के आधार पर किसी को राजा, महाराजा, महाराजा धीराज, प्रिंसेस, क्राउन, ये जो उपाधियां हैं, ये अब आजाद देश में नहीं मिलेगी। ये पहले हो सकती थी, जब देश आजाद नहीं था ये सब कुछ एग्जिस्ट करता था। देश आजाद होने के बाद में अब यह आपके मौलिक अधिकार के अंदर दे दिया गया है। सिर्फ जो मेहनत से उपाधि कमाई जाएगी उन उपाधियों को ही एग्जिस्ट होगा, बाकी उपाधियां नहीं मिलेगी। तो ये तो आपने बात की कि कौन कौन से आपके सम राइट टू, एक सेकंड के लिए, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात की। ठीक है? अब ये पूरा ऐसे ही हम कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। होपफुली आपको समझ में आएगा बेटा।
और बुक आप खरीद लीजिए, ऑनलाइन आप बुक मंगा सकते हो ताकि आपका काम रेगुलर चल सके, ठीक है? उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करना होगा और नोट्स मैं आपके पास में भेजता जाऊँगा। आप नोट्स को देखिए, हिंदी और इंग्लिश के पढ़ते जाइए रेगुलर, अगर बुक नहीं है तो। लेकिन हमें बुक खरीदना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ में आज हम समाप्त करते हैं बेटा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है मेरा। फिर इसके बाद में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने मौलिक अधिकारों में सारे अधिकारों की बात की और सारे अधिकारों में समता का अधिकार पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट होगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। तो अभी आप एग्जिट कर सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के लिए फिर तैयारी